हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ाया कल? चलो थोड़ा सुनाओगे पुराना? क्रांति के राजनीतिक कारण पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट रियासत के आंतरिक मामलों में, अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार मामलों में, राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने, और उनका खर्चा किस पे डाल दिया गया था? अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर, जैसे धौलपुर 1817 में, 1838 में, सामंतों के विशेषाधिकार, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर, उनकी सेनाएं अतः सैनिक, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने वाला धन बहुत, अतः राजाओं ने जनता पर अंग्रेजी माल की अधिकता के कारण हमारे उद्योग धंधे, नए व्यापारिक मार्गों के विकास कारण हमारा व्यापार वाणिज्य, सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म का, सैनिकों के साथ पद व वेतन के मामले में हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की, जैसे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का, जैसे सूर्यमल मिश्रण की बुक, बांकीदास जी की बुक, आयो अंग्रेज मुल्क हो। पहले कौन सी बंदूक यूज में ली जाती, उसकी जगह नई कौन सी लाए, उसमें कौन से कारतूस थे। हम क्रांति असफल रही क्योंकि क्रांति में किस किस का अभाव था? संगठन, रणनीति, सामंजस्य और नेतृत्व। क्रांति अलग अलग स्थानों पर, इसलिए अंग्रेजों को क्रांति दबाने का। क्रांति के दो बड़े नेता कौन थे? और उन्होंने राजस्थान वालों को, विद्रोहियों के साथ कोई संपर्क स्थापित टाटा टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत, और तब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति, अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान, राजस्थान के राजाओं ने क्रांति को अंग्रेजों ने बहुत अधिक क्रूरता से, इसलिए जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत, विद्रोहियों ने अजमेर पे कब्जे का प्रयास, विद्रोहियों के पास में अच्छे सेनापति थे और अच्छे हथियार थे। उसके बाद में अपने पढ़ रहे थे क्रांति के प्रभाव, कि क्रांति के दौरान राजाओं ने किसका साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद राजाओं को, सामंतों ने किसका साथ दिया, इसलिए सामंतों को, व्यापारियों ने किसका साथ दिया, इसलिए व्यापारियों को अंग्रेजों ने, और राजा और जनता के संपर्क को तोड़ने के लिए किसने योजना दी, और वोल्टर योजना के तहत राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल हुए। ऐसा अजमेर में कौन सा कॉलेज था जो कि कब बनाया गया था? वोल्टर योजना कब आई थी? शिक्षा के विकास से समाज में कौन सा वर्ग गया? और मध्यम वर्ग ने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान में कौन से साधनों का विकास किया गया? यातायात और संचार। अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिला तो जनता का, अंग्रेजी संरक्षण का राजाओं की क्या बढ़ गई, जिसे जनता पे क्या बढ़ाए गए टैक्स, अतः क्या शुरू हो गए, रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। कैसे पता चलता है? स्वरूप सिंह ने सिक्कों पे क्या लिखवाया था, और क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसका काम किया था? कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानी और लोकगीतों का नायक बन गया था। और एक हमने लास्ट पढ़ा था कि जनता ने क्रांति में शामिल होकर बता दिया था कि हमारी जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक है। फिर क्रांति का स्वरूप पढ़ रहे थे तो अंग्रेज कहते हैं कि कैसा विद्रोह था, कि सैनिक विद्रोह, क्योंकि सैनिकों को क्या प्रॉब्लम थी, सेवा संबंधी शर्तें और चर्बी वाले। पर हम कहते हैं कि सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि ब्यावर और खिरवड़ा छावनियों में क्रांति, अधिकतर सैनिक किसकी तरफ थे, और क्रांति में सैनिकों के साथ साथ, तो अंग्रेज कहते हैं कि कैसा विद्रोह था, सामंतों का, क्योंकि सामंत क्या बना दिए गए थे, अतः वो क्या प्राप्त करना चाहते थे। पर हम कहते हैं यदि ऐसा होता तो मेवाड़ के सामंत अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण नहीं देते, और मारवाड़ के सामंत विद्रोहियों का दिल्ली तक जाकर साथ नहीं देते। तो अंग्रेज कहते हैं कैसा विद्रोह था, धार्मिक विद्रोह था, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने हिंदू और इस्लाम धर्म का, पर हम कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों की संख्या राजस्थान में अधिक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, क्योंकि सभी विद्रोह करने के बाद सभी ने अपना नेता, क्रांति के अंदर सैनिक व असैनिक दोनों तत्व सम्मिलित थे, और विद्रोहियों का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजी शासन को। नाथुराम खड़गावत कहते हैं कि विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति और अंग्रेजों के प्रति। रिचार्ड कहता है कि आंदोलन शुरू हुआ था तब तो, लेकिन बाद में किसमें बदल गया। रिचार्ड की बुक का नाम बताओ। म्यूटेनी जी ने राजपुताना। खड़गावत सर की बुक का नाम बताओ। रोल्स ऑफ राजस्थान स्ट्रगल ऑफ 1857। क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई थी, क्योंकि नसीराबाद वाले फौजी कहां से आए थे, अतः उन्हें क्रांति की, उन्हें अजमेर से कहां भेज दिया गया था, उन्हें क्या रखने के लिए कहा गया, और कौन सी सेना उनके खिलाफ तैनात कर दी गई। उन्होंने अजमेर पे कब्जा नहीं किया, क्योंकि वो सबसे पहले कहां जाना चाहते थे और किससे अनुमति लेना चाहते थे। उनके पास में क्या था, घायल सैनिक, लूट का धन, महिलाएं और बच्चे, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद, अजमेर की सुरक्षा के लिए क्या लगी हुई थी,
मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन आ रही थी? दिशा से यूरोपियन बटालियन एक आ रही थी। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का किसने किसको ये जागीर दी थी? अशोक परमार को। कौन सी जागीर दी थी? ऊपरमाल। इसका मुख्यालय कौन सा था? अशोक परमार कहां से आया था? उसने कौन से युद्ध में भाग लिया था? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पे टैक्स, किसने लगाया, कब लगाया, नए सामान द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, जनता पे किसने लगाया, कब लगाया, कौन से गांव से शुरू हुआ, कौन से किसानों द्वारा किया गया, किसके कहने पे, कौन कौन शिकायत लेके गए, कौन से महाराणा के पास, जांच अधिकारी कौन है, पहले चरण में अधिक सफलता, नेता कौन कौन थे, प्रेमचंद, भील, फतेहकरण, चारण और ब्रह्म। लिखो दूसरा चरण। हाँ बोलो। हाँ क्या करना है भाई? उनकी बात को गलत सिद्ध करना है। हाँ हाँ। नहीं भाई, ये है कि अंग्रेज ये कहते हैं कि वो अपने निजी हित के लिए लड़ रहे थे, अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। हम कहते हैं कि स्वार्थ नहीं है, देश के लिए लड़ रहे हैं। स्वार्थों के लिए लड़ते तब तो खुद खुद ही लड़ते, फिर जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनके साथ दिल्ली जाके खुद को मरने की क्या हो सकता है? स्वार्थी आदमी चाहता है कि मैं कोई प्राप्त कर लूं, मरना कौन चाहता है? अगला लिखो दूसरा चरण, सेकंड फेज। तो पहले चरण में को अधिक सफलता किसानों को। साधु सीताराम दास को पता चला कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है ओछड़ी। कौन सा गांव है? और वहां पर एक माठ साहब है, माठ साहब का नाम है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? कौन से गांव में? क्या काम कर रहे थे? पढ़ाने का काम, स्कूल खोल रखे जी, पढ़ाने का काम करते थे। एक दिन साधु सीताराम दास उनके पास गए और साधु सीताराम दास ने कहा कि और भूप सिंह जी, और तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि मैं विजय सिंह पथिक हूं। उनका साहब छोड़ो, भैंस न छिपे भस्म लगाया, भैंस न छिपे। यदि आप भस्म लगा लो शरीर पे, राख लगा लो, तो कौन सा आपका भेष छुप जाएगा? जो हो वो तो वो रहोगे। मैं जानता हूं आपका नाम भूप सिंह है। इनका क्या वास्तव में नाम था? भूप सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां की, थोड़ी गुंडागर्दी की इधर उधर, तो अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में बंद किया, तो जेल तोड़ के भागे। जेल तोड़ के भागे तो बाहर निकलने के बाद अपना नाम भूप सिंह से बदल के क्या कर लिया? विजय सिंह। दाढ़ी बढ़ गई तो थोड़ी शक्ल हो गई चेंज, और चित्तौड़गढ़ में जाके पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। पहले नाम अलग था, गुंडागर्दी में शामिल थे, अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में बंद किया, बाहर निकले, दाढ़ी बढ़ गई, पढ़ाने का काम करने लगे। मेरे तरफ आंखें नहीं निकाल। अरे सर, खुद की बातें मत बताओ, सब पता है हमें, है ना? ये विजय सिंह पथिक की बातें। किसकी बातें? तो साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक के पास गए, कहा कि सर कहाँ टाबरों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो, बिजोलिया में आंदोलन करते हैं। कहां करते हैं? तो बाद में साधु सीताराम दास आंदोलन के दूसरे चरण में किसको लेके? विजय सिंह पथिक। लिखो, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास। तूने बेच चेंज क्यों किए? 2 महीने तो आई नहीं थी, अब गारंटी तो पक्का आएगी। साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। अब विजय सिंह जी आए, विजय सिंह जी ने आगे किसानों से पूछा कि लो भाई लोगों बताओ, तुम जो आंदोलन कर रहे हो इसमें तुम्हारे संगठन का नाम क्या है? उनका ये क्या होता है? अरे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संगठन होता है जिसके झंडे के नीचे जाके हम लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसा तो हमारे कुछ है, कोई संगठन नहीं है। कि ना ऐसे एक है हमारे, धाकड़ किसान पंचायत। कौन सा है? धाकड़ किसान थे तो कौन सा था? धाकड़ किसान पंचायत। क्या काम करता है धाकड़ किसान पंचायत के? लव मैरिज कर ले तो जात बार करते हैं। दूसरी जाति वाले से ब्याह कर ले तो उसको क्या कर देते हैं? जात।
गांव में पंचायतें यही तो काम करती है और क्या करती है। अरे कहा वो नहीं रहे, किसानों का संगठन कौन सा है सर, वो तो हमारा कोई भी संगठन है। तो कहा तुम्हारे इलाके का नाम बताओ, क्या इलाके का नाम है उपरमाल, क्या नाम है। तो विजय सिंह जी ने कहा एक संगठन बनाते हैं, इस संगठन का नाम रखा गया उपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम रखा गया, हेडिंग डालो इसी में, उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड, नीचे लिखो संस्थापक विजय सिंह पथिक, फाउंडर विजय सिंह पथिक, संस्थापक विजय सिंह पथिक, फाउंडर कौन है, लिखो स्थापना 1917, फाउंडेशन 1917, स्थापना 1917, फाउंडेशन 1917। श्रावण के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी होती है हरियाली अमावस्या, कौन सी होती है, तो लिखो कॉस्टम लिख लो हरियाली अमावस्या। कोई पूछे भाई कौन से त्योहार के दिन किया गया था, तो कौन से त्योहार के दिन, हरियाली अमावस्या। कौन से सन में, मेवाड़ के अंदर हरियाली अमावस्या बड़ा त्योहार होता है, लोग इकट्ठे हो रखे थे हरियाली अमावस्या का मेला मनाने के लिए। वहां पे विजय सिंह जी गए, विजय सिंह जी ने जाकर कि चलो हम एक संगठन बनाते हैं, क्योंकि इलाका उपरमाल है इसलिए संगठन का नाम क्या होगा, उपरमाल पंच बोर्ड। कहां पे बनाया गया, सब कब बनाया गया, 1917। और कौन से त्योहार के दिन, एक गांव पड़ता था बेरीसाल, वहां पर बनाया गया, लिख लो स्थान बेरीसाल, प्लेस बेरीसाल। तो पूछे कौन से गांव में बनाया गया, तो कौन से गांव में बनाया गया, बेरीसाल। कौन से गांव में बनाया गया, बेरीसाल नाम के गांव में। कौन सा संगठन, पंच बोर्ड, मतलब 5 लोगों की टीम। तो कहा 5 लोगों की टीम में एक आदमी को बनाएंगे अध्यक्ष, क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल। क्या बनाया गया, लिखो अध्यक्ष मन्ना पटेल। प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, कौन बनाएगा अध्यक्ष, बताओ देखिए। तो बताओ संगठन का नाम, कब बना, कौन से त्योहार के दिन, किसके द्वारा, कहां पर, किसको अध्यक्ष बनाया गया। अब विजय सिंह जी ने कहा कि यार ये जो यंग लड़के खड़े हो रहे, तुम युवा खड़े हो, क्या तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता, तुम आंदोलन में भाग लो। बिना युवाओं की कुछ भी आंदोलन की कल्पना की नहीं की। युवा का उल्टा होता है वायु, जिधर युवा चलेगा उधर वायु बहेगी, उधर हवा का बहाव होगा। इसलिए तुम सब आंदोलन में शामिल हो, तुम्हें भी अपने क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए। युवाओं ने कहा हाँ सर करना चाहते हैं हम। तो कहा तुम्हारा एक संगठन और बनाते हैं, उपरमाल सेवा समिति। क्या बनाते हैं, लिख लो। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक ऑल्सो फाउंडेड उपरमाल सेवा समिति। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक ऑल्सो फाउंडेड उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। ऑल्सो फाउंडेड उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। अब युवाओं ने कहा तो दो सर सेवा का मौका दो, क्या करें। तो कहा तुम तो गांव गांव में जाके ऐलान कर दो कि आंदोलन की राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं आंदोलनकारी। जा जाके गांव गांव में आंदोलन का डंका बजा दो। क्या बजा दो, तो एक पर्चा बनाया था, एक पंपलेट बनाया था, उसका नाम था उपरमाल का डंका। क्या नाम था, गांव गांव में वो चिपकाया गया, लिख लो। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड उपरमाल का डंका। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड उपरमाल का डंका। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया, कौन सा पर्चा प्रकाशित किया, उपरमाल का डंका नाम का क्या किया कि पर्चा प्रकाश। तो विजय सिंह जी के 3 काम। विजय सिंह जी ने एक संगठन बनाया उपरमाल पंच बोर्ड, युवाओं के लिए उपरमाल सेवा समिति। पर्चा कौन सा था, अब चारों तरफ विजय सिंह हो रही थी। तो बिजोलिया ठिकाने में एक बंदा काम करता था, उनका नाम था माणिक्य लाल वर्मा। क्या नाम था, वो ठाकुर की नौकरी करते, सामंत की नौकरी करते।
पर उनको लगा कि यार देखो मैं कहाँ सामंत की नौकरी कर रहा हूं और यहाँ विजय सिंह जी अपने तो है ही नहीं। विजय सिंह जी यूपी के थे। कहाँ के थे? ये यूपी का बंदा आके आंदोलन कर रहा है, किसानों का साथ दे रहा है, और मैं माणिक्यलाल यहाँ बैठा हुआ हूँ चुपचाप। और वो विजय सिंह जी के एक दिन पास गए, उन्होंने जाकर विजय सिंह जी संघर्ष करो मैं आपके, तो कौन बंदा जुड़ गया? लिखो देख, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हुए। माणिक्यलाल वर्मा ज्वाइंट मूवमेंट। माणिक क्या रिपीट करना, बोल बता कितना लिखा तूने? हाँ, क्या भाई के? भाई, भाई के बाद ही नहीं लिखा? क्या तू लाइन बता, क्या बोली होगी, मैंने क्या समझाया होगा? नहीं, अभी मैंने क्या समझाया ये बता आपने, जैसे बता। आंदोलन के बारे में ये मैंने क्यों लिखा इसका नाम? हाँ, पता ही नहीं। कोई लुगाई आदमी ऐसा तो पता कुछ? बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा ज्वाइंट मूवमेंट। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हुए। बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा ज्वाइंट मूवमेंट। इसलिए तो मैं कहता हूं आपका पूरा ध्यान केवल नोट्स लिखने पे, ताकि अगली 7 पीढ़ियों के काम आए। आपकी पीढ़ियां आपको दुआएं देगी, दादाजी क्या नोट्स बना के गए थे। ये दादाजी ने एक बार मेहनत की थी, बाकी 7 पीढ़ियों तक काम आ रहे हैं बस। आपका उद्देश्य आरएस लगना कहाँ है? पीढ़ियां संवारना है आपका उद्देश्य। तो प्रेरणा से कौन शामिल हुए? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करते थे। लिखो, पहले माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। अर्लियर माणिक्यलाल वर्मा सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। पहले माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। अर्लियर माणिक्यलाल वर्मा सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। पहले माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। विजय सिंह जी इंटेलिजेंट आदमी थे, वो जानते थे कि जब तक कोई बड़े नेता अपने पक्ष में नहीं बोलेंगे तब तक अपने आंदोलन का कुछ भी मिलेगा, जब तक बड़ा संगठन अपने साथ में नहीं आएगा तब तक आंदोलन के अंदर कुछ भी नहीं हो। उन दिनों भारत में सबसे बड़ा संगठन हुआ करता कांग्रेस। कौन सा था? पर उन दिनों भारत दो हुआ करते। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का कब्जा था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? एक वह भारत जहां राजाओं का कब्जा, उसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते? अपने प्रिंसली स्टेट के अंदर थे। और कांग्रेस कहां पे थी? ब्रिटिश इंडिया। भाई कांग्रेस किसका विरोध कर रही थी? अंग्रेजों का। तो कांग्रेस वहां ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ करती। तो विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना शुरू किया। कांग्रेस हर साल अपना अधिवेशन करती। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन था अमृतसर। लिखो देख, लिखो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में, इन 1919 कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक। अब सुनना एक बात, एक बंदे का नाम सुना आपने, बाल गंगाधर तिलक? तो विजय सिंह जी ने जाके बाल गंगाधर तिलक को पटाया और बाल गंगाधर तिलक को कहा कि तिलक जी, आप अमृतसर अधिवेशन के अंदर बिजोलिया की बात करो और कांग्रेस को कहो कि वो हमारा साथ दे। इसलिए बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव किसने रखा? बाल गंगाधर तिलक। किसके कहने पे? देखो, बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। बाल गंगाधर तिलक took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट, took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट।
रेजुलेशन रेजुलेशन। इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में क्या रखा। और जैसे ही भाई बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा कि भाई मैं बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की सभा में प्रस्ताव रखता हूं कि बिजोलिया पे भी हमें बात करनी चाहिए, इतने में एक नेता खड़े और उन्होंने कहा क्या तरीका है, क्यों रखना चाहिए, कहां ये आंदोलन, कि साहब आंदोलन बिजोलिया में, बिजोलिया इंडिया में आता है क्या, नहीं साहब इंडिया में तो नहीं आता, मेवाड़ में आता है, क्योंकि मेवाड़ तब इंडिया का हिस्सा नहीं है, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ करते, इंडिया उतना ही था जितना किसके पास में था, अंग्रेजों। तो कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है, क्या बिजोलिया आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है, कि नहीं साहब आंदोलन तो सामंत के राजा के खिलाफ है, तो फालतू में पंचायती करते हो यार, बैठ जाओ, और ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं रखने। वो जो नेता इसका विरोध कर रहे थे वो है गांधी जी। कौन है, लिखो, गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, या गांधी जी ने इसका विरोध किया, गांधी जी अपोज्ड इट, गांधी जी ने इसका विरोध किया, गांधी जी अपोज्ड इट। तो तिलक ने तो बाल नीचे उतरे तिलक और विजय सिंह पथिक की सॉरी यार विजय सिंह जी, मैंने तो प्रयास किया यार पर बापू नहीं मान रहे, नहीं मान रहे तो क्या किया जाए, और अब जो है वो बापू ही है। विजय सिंह जी गए बापू के पास और बापू को जाकर बापू यार क्या कर रहे हो ऐसे, हमारा साथ तो बापू का नहीं। कांग्रेस केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगी, किसके खिलाफ करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने यदि अपनी एनर्जी दो भागों में लगा दी, आधी एनर्जी अंग्रेजों के खिलाफ और आधी अंग्रेजी राजाओं के खिलाफ, आधी एनर्जी राजाओं के खिलाफ लगा दी, तो फिर ना तो अंग्रेज देश से जाएंगे ना राजा खत्म होंगे। इसलिए कांग्रेस का पहले एकमात्र टारगेट है अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना, जब अंग्रेज देश से चले जाएंगे तब हम राजाओं से बातचीत करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे राजाओं के खिलाफ, क्योंकि राजा हमारे भाई हैं, राजा कोई विदेशी नहीं है, पहले बातचीत की जाएगी, बातचीत से राजा यदि बात मान जाएंगे तो वेल एंड गुड, यदि बातचीत से नहीं मानेंगे तो हम इनके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन। लेकिन जब तक देश में अंग्रेज है हम राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन, हम हमारी कांग्रेस की एनर्जी को दो भागों में तोड़ना नहीं चाहते। अब तिलक की चल नहीं रही, गांधी जी अपना साथ दे नहीं रहे, अगले साल एक बात बुरी और हुई, 1920 में तिलक की डेथ हो गई, 1920 में किसकी डेथ हो गई, अब तो अपने समझ में आ गई कि अब एकमात्र हारे का सहारा कोई है तो वो गांधी जी है, गांधी जी मानेंगे तो ही पार पड़ेगी वरना तो पार है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है नागपुर, कहां पे हो रहा है, और नागपुर अधिवेशन के अंदर विजय सिंह पथिक गए, साथ में अपने 3-4 किसानों को लेके गए, और किसानों का आप तो गांधी जी के पैर पर जाना जागे, किसान गांधी जी के पैर पड़ गए, बापू काली गाय है तुम्हारी, प्लीज हमारा साथ दीजिए, और गांधी जी का थोड़ा यूं मन पसीजा, और गांधी जी का देखो तन मन धन तीन होते हैं, धन तो मेरे पास है नहीं, खुद ही फकीर आदमी हूं मैं तो, तन तो अंग्रेजों वाले भारत में रहेगा, राजस्थान में कभी भी जाऊंगा नहीं, लेकिन मन से मैं आपके साथ। तो नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन को नैतिक समर्थन दे दिया, कैसा समर्थन दे दिया, पर यह भी बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी ने मान लिया कि बिजोलिया में अन्याय हो रहा है और हम इसका साथ दे रहे हैं, नैतिक मन से साथ है। अखबार में न्यूज आई, अखबार में न्यूज आई तो अंग्रेजों तक बात तो पहुंची कम से कम। देखो 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स, विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स, किसानों को लेके गए थे साथ में। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। स्टार लगा के नीचे लिखो, इस अधिवेशन में इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में इन दिस सेशन गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गेव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट, गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गेव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को क्या दिया,
अच्छा मुझे बताओ, जब कांग्रेस के अधिवेशनों में जाएंगे, अखबारों में खबरें आएगी, गांधी जी सपोर्ट करेंगे, तो मूवमेंट को गति मिलेगी या मूवमेंट धीमा पड़ जाएगा? और मूवमेंट को जब गति मिलेगी तो बिजोलिया के जो सामंत है, बिजोलिया जो ठिकाना है, उस पर दबाव आएगा, दबाव कम हो जाएगा? तो बिजोलिया ठिकाने पे दबाव है, तो ठिकाने ने किसानों से बातचीत करनी शुरू की। चलो हम जांच करवाते हैं भाई, तुम्हारी क्या क्या मांगे, कमीशन बनाते हो, कमीशन तुम्हारी बातें सुन लेगा, समिति बनाते हैं, यही होता है। आज भी कोई आंदोलन होता है, सरकार क्या कहती है, हम क्या बना देंगे, समिति बना देंगे। बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोग बनाए। कितने जांच आयोग बनाए लिखो? बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। बिजोलिया ठिकाना फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशन। बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। बिजोलिया ठिकाना फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशन। कितने इंक्वायरी कमीशन बनाए गए? एक बनाया गया 1919 में, एक बनाया गया 1920। मैं अब नाम लिख रहा हूं, कौन कौन उनके मेंबर थे, आप तो लिख लो एक बार। उतारो, देखिए नाम उतारो। 1919 में कमीशन बनता है, उसमें 3 मेंबर है। नाम बताओ क्या क्या 3 मेंबर है? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। क्या क्या नाम है? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और 1920 में कमीशन बनता है, उसमें 3 मेंबर है। कौन कौन है? राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। दोबारा बोलो नाम। तक सिंह मेहता और रमाकांत। जो सबसे ऊपर नाम लिखे रहते हैं अध्यक्ष होते हैं। पहला बंदा लिखा हो कौन है? अध्यक्ष। तो कोई पूछे 1919 का आयोग किसके अध्यक्षता में बनाया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। कोई पूछे 1920 का आयोग किसके अध्यक्षता में बनाया गया? राज सिंह बेद। कोई पूछे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 2 अन्य सदस्यों के नाम बताओ? अमर सिंह और अफजल अली। राज सिंह बेदला आयोग के 2 अन्य सदस्यों के नाम बताओ? तक सिंह मेहता और। कोई ये पूछे कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से आंदोलन से है? बिजोलिया। या बिजोलिया आंदोलन से कौन कौन से संबंधित 2 आयोग है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य और राज सिंह बेदल। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब बना और ये कब बना? हुआ ये कि एक 1919 में आयोग बना, लेकिन किसानों ने इसकी बातें स्वीकार नहीं की। किसानों का नहीं भाई, स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठिकाने ने दबाव में आके एक और बना दिया 1920 के अंदर, लेकिन किसानों ने इसकी बातों को भी स्वीकार। किसानों ने कहा आंदोलन और चलाएंगे। अब इधर इधर आंदोलन चल रहा है, ठिकाने की बातें नहीं मानी जा रही है, उधर कांग्रेस के अधिवेशनों में बातें आ रही है, कांग्रेस के अधिवेशनों में आ रही है तो अखबारों के अंदर छप रही है। तो ये बातें पता चली राजस्थान के एजीजी को। किसको पता चली? एजीजी कहाँ रहता? अजमेर में रहा करता। उन दिनों राजस्थान का एजीजी हुआ करता रॉबर्ट हॉलैंड। कौन था? कौन है रॉबर्ट हॉलैंड? राजस्थान का। इसने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को मैसेज किया। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंस। कौन था? इसने विल्किंस को मैसेज किया कि विल्किंस ये क्या सुन रहा हूं भाई मैं, क्या चल रहा है उधर सीन तुम्हारे? यार मेवाड़ के अंदर उधर तुम्हारे बिजोलिया नाम की कोई जगह है, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो विल्किंस ने राजा को कहा। पॉलिटिकल एजेंट किससे कॉन्टेक्ट करेगा? राजा से। राजा का भाई देखो यार तुम्हारे क्या है। फिर राजा ने बिजोलिया की तरफ देखा कि हाँ मैटर बढ़ गया वहां पे। तो राजा ने कहा चलो अब समझौता करते हैं, मैं करता हूँ। तो समझौता किसने किया?
तो 1922 में समझौता होता है। कब होता है? अंग्रेजों के दबाव में, अंग्रेज करवा रहे हैं समझौता। लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, अंग्रेजी दबाव के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रेशर, अंग्रेजी दबाव के कारण या ड्यू टू ब्रिटिश प्रेशर, अंग्रेजी दबाव के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश प्रेशर, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वाज कंडक्टेड विद फार्मर्स, या एन एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड विद फार्मर्स, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड विद फार्मर्स, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। मैं लिखूं ऐसा वैसा उतार लो, फिर अपने पढ़ते हैं। समझौता एग्रीमेंट लिख लो ऊपर। तो कब हुआ है समझौता, ये बता दो मेरे को। तो अंग्रेजों की तरफ से एजीजी खुद आया। क्या नाम है एजीजी का? रॉबर्ट हॉलैंड। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? एजीजी अपने सचिव को साथ में ले गया, सचिव का नाम था अगलवी। क्या नाम था? अगलवी कौन है? एजीजी का सचिव। क्या नाम था एजीजी का? सचिव, सेक्रेटरी ऑफ एजीजी। दो बंदे राजा ने अपनी तरफ से भेजे कि जाओ रे अपनी तरफ से बात तो करके आओ। एक बंदे का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए। ये राजा का मंत्री है कोई। एक बंदा है बिहारी लाल। क्या नाम है? तो बताओ एजीजी खुद कौन आया? रॉबर्ट हॉलैंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन आया? विल्किंस। एजीजी का सचिव कौन आया? अगलवी। राजा के दो मंत्री कौन कौन आए? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसे समझौता करने के लिए? किसानों से। किसानों की तरफ से आए मोतीराम जी। कौन है? मोतीराम जी आए एक। तो एक है नारायण पटेल। क्या नाम था? नारायण पटेल है। विजय सिंह जी को आप, चलो विजय सिंह का रहने दो यार, मेरे दोस्त को ले जाओ। विजय सिंह जी एक दोस्त है राम नारायण चौधरी। क्या नाम था? तो नारायण जी आए तो साथ में कहा राम नारायण जी को ले जाओ यार। नारायण जी भी हो जाएंगे और साथ में कौन हो जाएंगे? राम नारायण जी भी हो जाएंगे। और कहा और ज्यादा जरूरत पड़े तो माणिक्यलाल वर्मा को ले जाओ, ये मेरे दोस्त ही हैं। विजय सिंह जी ने अपने दो दोस्त भेज दिए। कौन कौन बताओ देखे? राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। दो किसान कौन कौन है? मोतीराम जी और, मतलब मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल वर्मा। उतार लिया? नहीं उतारने नहीं है। क्या समझना नाम में? लिख। एजीजी खुद आया था। क्या नाम है एजीजी का बताओ देखे? रॉबर्ट हॉलैंड। पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का कौन है? विल्किंस। एजीजी का सचिव कौन था? सेक्रेटरी कौन था? अगलवी। क्या नाम है? राजा ने अपने दो बंदे कौन कौन भेजे? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसानों की तरफ से कौन कौन है? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल वर्मा। कब हो रहा है ये समझौता? 1922। टेबल टॉक भी आमने सामने बैठे, समस्याएं पूछी, भाई क्या समस्या है बताओ। कहता समस्या दो है। एक समस्या है कि टैक्स ज्यादा है। कितने टैक्स लग रहे हैं तुम पे? का 84। कितने लग रहे हैं? का 35 माफ। कितने माफ?
ऊपर वाले 35 उड़ा दो। अब आपको केवल 49 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? किसानों का धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और बताओ क्या समस्या है? लाटे कुंते लगते हैं, क्या लगते हैं? अंदाजे से लेते हैं कि आज के बाद अंदाजे से नहीं लेंगे, जमीन को नाप के लेंगे। जिसकी जितनी जमीन उस पर उतना ही क्या होगा? टैक्स। हम नाप के बता देंगे भाई इतनी जमीन पे इतना टैक्स होगा, पहले से फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। जमीन को नाप के टैक्स ले लेंगे, जमीन की नपाई करवाएंगे, भूमि का बंदोबस्त करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जमीन का नाप वगैरह होता है, इसको बोलते बंदोबस्त। क्या बोला करते? तो हम दो काम कर देंगे, एक तो 35 कर तुम्हारे माफ कर देंगे, एक भूमि का क्या करवा देंगे? बंदोबस्त। भाई बात समझो, लिखो, लाइन चेंज करेंगे, नीचे लिखो। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसान राजी नारे लगाते हुए बिजोलिया के किसानों की जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। आए तो बिजोलिया का सामंत घर के बाहर ही खड़ा था। बिजोलिया के सामंत का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? और उन्होंने पूछा कि भाई रे आज इतने राजी कैसे? का तू बता कितने टैक्स लेता था? उसने कहा 84। अब लेके दिखा। आज के बाद हम तेरे को 35 करे, अब हम तेरे को 49 ही देंगे। कितने देंगे? तुझने किसने कहा रे तुम्हें कि 35 नहीं दोगे 49 दोगे? कहा राणा जी ने समझौता किया है। मेवाड़ राणा जी ने समझौता करवा के हमें कहा कि अब आपको 84 कर देने की आवश्यकता नहीं, अब कितने कर दिए जाएंगे? 49। 35 कर क्या कर दिए? माँ। उसने कहा सुनो, ये जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो, राणा जी के बाप की नहीं है, मेरी है। और इस जमीन में जो भी खेती करेगा उस पर टैक्स कितने लगेंगे? 84। कुल मिला के बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार, देखो, बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। हाँ, इतने भी नहीं बनाए, थोड़ी थोड़ी शक्तियां तो सामंत तो बैठा ही अपनी जगह पे तो है। लिखो। हाँ हाँ मैम, हाँ माइक दो। एक माइक आप मैम खुद के पास रख लो, घर पे दे देते हैं आपको। सर हाँ सर विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में जाके और राजस्थान राजस्थान सेवा सेवा संघ की स्थापना की। जी सर आप 1922 पे आ गए, 1919 तो छोड़ पढ़ेंगे दिया मैम, आपने। अलग पढ़ेंगे, वो राजस्थान के संगठन नाम से अलग पढ़ेंगे। सारी बातें एक साथ तो कैसे पढ़ा दो? बिजोलिया आंदोलन के लिए राजस्थान सेवा संघ नहीं बना, राजस्थान सेवा संघ अलग था, बिजोलिया आंदोलन अलग है। दो चीजें एक साथ कैसे पढ़े? सर अलग कैसे? भाई राजस्थान सेवा संघ पूरे राजस्थान के लिए बनाया गया एक संगठन था, अलग सर से। लेकिन बनाया तो इसी इसी ना ना संदर्भ ना में था ना। नहीं नहीं, इसी संदर्भ में नहीं, वो पूरा अलग ही है। उसका मुख्य उद्देश्य था जनता और राजा के बीच की जो भी समस्याएं पूरे राजस्थान में उनको दूर करेंगे। वो पूरे अलग संगठन, राजस्थान सेवा संघ पढ़ेंगे एक पन्ने में, पूरा राजस्थान सेवा संघ पढ़ेंगे अलग से। अब मैं यहां लिखवा दूं राजस्थान सेवा संघ तो आपके पल्ले नहीं पड़े क्या है? नहीं नहीं सर, ये तो इसी के लिए तो बनाया था क्योंकि नहीं बिजोलिया बनाया, किसान आंदोलन में विजय इसके सिंह लिए पथिक नहीं आए। बनाया। राजस्थान सेवा संघ इसलिए बनाया गया कि राजस्थान में जहां जहां प्रॉब्लम है सारी दूर की जाए, न कि बिजोलिया की प्रॉब्लम। लेकिन ये विजय सिंह पथिक नहीं बनाया था, तो पथिक पढ़ विजय रहे सिंह हैं। पथिक, केसरी सिंह केसरी बारट, सिंह अर्जुन बारट, लाल अर्जुन सेठी, लाल राम सेठी, नारायण हाँ जी, चौधरी, हरिभाई बिल्कुल। किंकर। तो मैं तो यदि अब ये राजस्थान सेवा संघ लिखवाऊंगा तो फिर आप पूछोगे हरिभाई किंकर कौन है? फिर मैं हरिभाई किंकर लिखवाऊंगा तो आपको अर्जुन लाल सेठी कौन है? तो वो सेक्शन अलग है मैम। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर वो सेक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। जब हम राजस्थान सेवा संघ पढ़ेंगे तब मैं वापस लिखवाऊंगा कि इस संगठन ने किसान आंदोलन चलाए, तो आपके समझ में आ जाएगी चीजें। तो चीजें तो अलग अलग पढ़ी जाएगी ना। यूं पढ़ने को तो राजा का नाम है फतेह सिंह, और राजा तो नहीं पढ़ने पढ़ने, राजा नहीं अलग सर, से वो तो पढ़ने। राजवंश में आएगा बाकी, ठीक लेकिन है, तो अगर ये संगठन में किसान आएगा, आंदोलन चल रहा है तो ये संगठन में आएगा। ठीक। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसान आंदोलन का संगठन नहीं है। फिर ध्यान रखना, ये राजनीतिक संगठन है। कैसा संगठन है? किसान सर आंदोलन का बनाया संगठन बनाया तो सर इसी के लिए था नहीं ना। बनाया। तो मैंने 3 बार कहा, अब से दिमाग में बिठाए ऊपर लिखिए कि राजस्थान सेवा संघ किसान आंदोलन के लिए नहीं बनाया गया। किसके लिए नहीं बनाया गया? किसके लिए नहीं बनाया गया? तो सर अभी जो भी आपने लिखवाया है उससे तो यही लग रहा है कि विजय सिंह पथिक किसानों की वजह से आंदोलन में शामिल हुए। इससे ये और लग वो रहा है, जहां भी हाथ पैर मार रहे थे वो किसान आंदोलन के लिए ही मार रहे थे। अभी लग रहा है ये, 1919 में जब अभी लग गए रहा हैं है, आप जो बता रहे हैं। अभी ये लग रहा है, ये लग किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब तो किसानों की बात ही लगेगी। इसके आधार पे तो अभी भी लग रहा है कि गांधी जी भी किसानों के साथ है। इससे तो ये लग रहा है कि बाल गंगाधर तिलक भी किसानों के साथ है। तो जब किसानों की बात की जाएगी तब तो किसानों वाले पॉइंट ही बताए जाएंगे ना।
इसमें राजनीति वाले पॉइंट कहां से लाए, वो अलग से पढ़ेंगे, पूरा मैटर पढ़ेंगे उसका। लिखो, बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। लिखो तीसरा चरण, थर्ड फेज। तीसरा चरण, राज्य ने दो बातें कही थी। राज्य ने यह कहा था कि 35 कर माफ कर देंगे और एक जमीन का क्या किया जाएगा, बंदोबस्त। क्या करेंगे, तो बंदोबस्त के लिए एक बंदा भेजा गया, उसका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था, ट्रेंच नाम का एक अंग्रेज है जो इधर मेवाड़ में नौकरी करता है। ये उनका भूमि बंदोबस्त अधिकारी है। कौन सा अधिकारी है, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर है, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। आप में से खूब सारे लोग जब आरएस बनेंगे तभी अधिकारी बनेंगे। आप में से खूब सारे लोग होंगे जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी होंगे। क्या होंगे, पिछले 2-3 साल में जयपुर के अंदर जितने भूमि बंदोबस्त अधिकारी बने वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट। इसलिए मुझे नहीं, इसमें तालियां तो क्या बजाने, इसमें क्या तालियां बजाने, राजस्थान के पूरे ऑफिसर ही स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है भाई। पिछली वैकेंसी में 650 सिलेक्शन थे, 1900 आरएस लगे, उसमें 650 अपने थे, और जो नहीं थे वो भी अपने ही थे, क्योंकि नोट्स तो स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े उन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अब से राजस्थान में जितने अधिकारी लगेंगे वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के होंगे, तो इसमें तालियां बजाने की तो कतई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे कई बार कोई स्टूडेंट मिल जाए, जैसे आरएस लगे हुए यहाँ कभी ऑफिस में आए हुए मिल जाए, या हमारे से सीनियर वाले या स्टूडेंट वाले या हमारे बराबर वाले कोई मिल जाए, तो पूछे अरे आज जयपुर कैसे, अरे सर यही पोस्टिंग आजकल जयपुर। कहाँ कि सेटलमेंट में हो। किस में हो, अब वो एक हो जाए तो मेरे दिमाग रहा है फलान जी थोड़े दिन पहले कहाँ पे थे, सेटलमेंट के अंदर थे। थोड़े दिन बाद कोई और मिले, कह रहे आप जयपुर कैसे, सर आजकल जयपुर ही आ गया मैं। कहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट, सेटलमेंट। तो मुझे लगा यार अपने वालों का एक ही काम है, सेटलमेंट। तो हो सकता है थोड़े साल बाद, 2 साल बाद आप कभी मुझे मिले और मैं आपको पूछूंगा आप कहाँ हो सर नहीं सर सेटलमेंट में हो आपका कोई सेटलमेंट कराना हो तो बता देना सर, है ना। जमीनों के सेटलमेंट करते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर। तो थोड़े सालों में आप ट्रेंच बन जाओगे। क्या बन जाओगे, क्योंकि उस समय सेटलमेंट ऑफिसर कौन था, बड़ा आदमी था, बापड़ा। इसको कहा कि जमीन नाप, और जमीन नाप के बता कितना टैक्स कहां से लेना है। जमीन 2 प्रकार की होती है, एक वो जमीन जिसमें पानी लगता है वो तो हो गई सिंचित, और जिसमें पानी नहीं लगता वो कौन सी हो गई, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। हिसाब से कौन सी जमीन पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, सिंचित पे ज्यादा लगे रहा, सिंचित पे कम लगे। ट्रेन उल्टा कर गया, अंग्रेज आदमी था, समझ में आई नहीं उसके। असिंचित जमीन ज्यादा होती थी, उसको लगा ज्यादा जमीन इस पे टैक्स ज्यादा कर दे, तो असिंचित भूमि पर उसने कर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। लिखो, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। ट्रेंच ने असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड, असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड, रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड, असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। किसने, ट्रेंच ने। अब किसान और मर गए। अब वो सामंत ने बुला, कहा कि हाँ लो अब दो तुम टैक्स दो पूरे पूरे, है ना। अब तो टैक्स बढ़ और गए। अब किसान परेशान, किसानों ने कई दिन आंदोलन किए, वापस जिंदाबाद के नारे लगाए, पार नहीं पड़ी तो फिर वापस गए विजय सिंह पथिक के पास। किसके पास गए, पहले देखे अपने पास कौन था, विजय सिंह पथिक। और पथिक जी को जाकर, पथिक जी थैंक यू, हृदय के अनंतिम गहराइयों से आपको धन्यवाद कि आपने हमारा समझौता करवाया। कितने कर माफ करवाए, विजय सिंह जी ने कहा अरे मेरा इसमें क्या, ये तो आपका संघर्ष है, उसकी वजह से सब कम हुआ। बताओ आज कैसे आना आ गई, सर एक दिक्कत और आ गई। क्या दिक्कत आई, सर दिक्कत यह है कि हमारे असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए और वो 35 कर भी माफ नहीं हुए हमारे। तो क्यों क्यों नहीं हुए, क्या कर रहा है बिजोलिया का सामंत, कि बिजोलिया का सामंत कर रहा है जमीन मेरी है और मेरी जमीन में जो भी खेती करेगा तो उसे टैक्स सारे के सारे लिए जाए, देने पड़ेंगे सारे के सारे टैक्स। विजय सिंह जी ने कहा अच्छा, उसके जमीन का घमंड आ रखा है साहब, पूरा भयंकर है। तुम एक बात बताओ, कौन सी जमीन पे टैक्स ज्यादा लगे, कि अभी नॉन इरिगेटेड असिंचित भूमि पे लगे, इसके कागज है तुम्हारे पास, उनका पट्टे पड़े।
जमीन का पट्टा होता है, पट्टे पड़े। तुम एक काम करो, ये जमीन के पट्टे सामंत को वापस दे दो और सामंत को दो, रख तेरी जमीन, हम खेती करेंगे नहीं। तो सर इससे क्या होगा? यार जब तुम खेती नहीं करोगे तो सामंत टैक्स किस बात का लेगा? भाई इसीलिए तो टैक्स ले रहा है कि तुम, क्योंकि तुम उसकी जमीन में क्या करते हो? खेती। तुम खेती नहीं करोगे तो टैक्स ही नहीं मिलेगा। और सामंत को किसानों की आवश्यकता है, क्योंकि किसान नहीं होंगे तो खेती नहीं, खेती नहीं तो उसके इनकम नहीं, इनकम नहीं तो भूखा मरेगा। इसलिए तुम जब अपनी जमीन वापस दे दोगे, वो तो हाथाजोड़ी करेगा तुम्हारे कि प्लीज वापस खेती कर लो यार, और तब तुम कहना कि पिछली बार तो 35 माफ करवाए थे, अब तो 35 ही देंगे, बाकी माफ कर। लोगों का ऐसा हो सकता है, पहले इस्तेमाल करो, करके तो देखो तुम एक बार, पक्का। अरे मैं कह रहा हूं, किसान भाई दूसरे दिन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद, बिजोलिया का सामंत मुर्दाबाद। बिजोलिया का सामंत का बाहर आ रहे, क्या कह रहा था? 84 लूंगा, 49 लूंगा, हम एक ही टैक्स नहीं देंगे तेरे। और ये पकड़ जमीन कागज, नहीं चाहिए तेरी जमीन। वो बड़ा चिल कूल आदमी एकदम, उसने सारे कागज इकट्ठे किए, उसने कहा पक्का कोई खेती नहीं करेगा? अभी भी देख लो, यदि किसी को खेती करनी है हाथ खड़े कर दो, मैं जमीन के कागज दे दूंगा। आधे किसानों ने हाथ खड़े किए। ये लेके आए थे, हम तो आ ही नहीं रहे थे, बहकाओं में आ गए सर, बहला फुसला के लेके आ गए। उसने कोई बात नहीं, जमीन के कागज लो, जाओ भाई खेती करो, जाओ मजे करो। आधे किसान चले गए, आधे किसान अभी भी खड़े जिंदाबाद के नारे लगे, साडा हक इत्थे रख, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। उसने वापस कहा एक टर्न और है, एक मौका और, अभी भी कागज चाहिए तो ले लो, वरना मैं जमीन जब्त करूंगा, खा जाऊंगा जमीन तुम सबकी। आधे और ने हाथ खड़ा किया, इधर हमें और दे दो, उनके और दे दी। अब मेरे जैसे के नेता बचे थे, उनका नहीं साहब, झुकने वाले नहीं है, ऐसे कैसे झुका लोगे? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। तो उसने उन सबकी जमीनें जब्त की और उन जमीनों को बेच दिया उसने। अब किसान कई दिन तक तो इधर उधर घूमे, वापस आंदोलन किया, हमारी जमीनें वापस दो, हमारी जमीनें वापस। उसने कहा नहीं मिलेगी, जो करना है ना वो कर लो। तो किसान इकट्ठे हो गए, वापस विजय सिंह जी के पास गए। हारेगा सारा, बाबा श्याम हमारा, अपने पास तो एक ही बचता था। विजय सिंह जी के पास गए, विजय सिंह जी कहा, विजय सिंह जी ने कहा और बताओ, मैंने तरीका बताया, काम आया कि नहीं आया? सामंत पे दबाव आया कि नहीं आया? साहब दबाव तो आया पर सामंत पे नहीं, अपने पे आ गया इस बार। कैसे? जरूर जमीन खा गया, जमीन जब्त कर ली, वापस ही नहीं दे रहा। क्या बात करते हो, जमीन जब्त कर ली? उसने कहा हाँ सर। विजय सिंह जी का यार, फिर तो जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ी करनी थी, कोई नया तरीका देखना पड़ेगा। किसानों ने कहा सर एक तरीका हमारे पास, हम बताएं आप मान लो? अरे कहा हाँ बताओ बताओ, आपके पास क्या तरीका है? कि आज के बाद बिजोलिया हम दिख गए ना, ठीक नहीं रहेगी साहब, आपके लिखो लिखो। विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड। सामंतों ने अपनी असंचित भूमि, सॉरी किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड, तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। एंड फ्यूडल लॉर्ड सीज्ड दिस लैंड, सीज कर लिया उसने ना, सीज्ड दिस लैंड, सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। सरकार सीज कर लेती है ना कोई चीज, फ्यूडल लॉर्ड सीज दिस लैंड। लाइन चेंज करके लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट, विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। पूरा तो अपने क्यों लिखो कि किसानों ने कर दिया, इतनी इज्जत तो बचाओ अपने। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। हुआ क्या था, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा इनमें बननी बंद हो गई। माणिकलाल वर्मा लोकल लीडर थे, उनको लगता है विजय सिंह पथिक बाहर से आके नेतागिरी करता है हम पे, इसलिए इनमें आपस में बननी जैसे बंद हुई थी। माणिकलाल वर्मा ने, इन्होंने किसानों को कह दिया कि अब छोड़ो रे, पंचायती बंद कराओ इस आदमी, अपने कर लेंगे अपने हिसाब से आंदोलन। इसलिए किसानों ने विजय सिंह जी कहा, विजय सिंह जी आप अब आंदोलन के अंदर आएंगे। नेता पहले भी वैसे ही हुआ करते थे जी जैसे आज,
जैसे आज नेता लड़ते हैं वैसे वैसे पहले वाले लड़ा करते थे। उल्टा मुझे लगता है आजकल वाले अच्छे हैं, है ना, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज तो नहीं करते। इन्होंने कईयों ने तो सार्वजनिक गाली गलौज किए हुए, क्योंकि अब वालों को डर लगता है ना वीडियो बन जाएगा। तो लफड़ा ने पहले वालों को तो वीडियो भी नहीं है अपने सामने, ये क्या क्या एक दूसरे को क्या क्या कह के चले गए। पर ये बात तो माननी पड़ेगी, किसानों के नेता तो विजय सिंह जी थे। विजय सिंह जी चले गए, अब आपकी नेतागिरी कौन करे? तो किसान यहां से गए गांधी जी के पास। किसके पास गए? और गांधी जी को जाग कहा कि गांधी जी आप हमारी बिजोलिया चलो और हमारी नेतागिरी करो। गांधी जी ने कहा दिमाग खराब है यार तुम्हारा। मैंने कहा ना मैं केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करूंगा, अंग्रेजों के अलावा किसी खिलाफ कोई भी आंदोलन मैं नहीं जाऊंगा। तो किसानों ने कहा हमारा धरना है, आपको चलना ही पड़ेगा। आपने तब नैतिक समर्थन दिया था ना, अब दैहिक समर्थन और दो, शरीर को लेके वहीं चलो हमारे साथ। तो गांधी जी ने एक बीच का तरीका निकाला। गांधी जी ने कहा रुको, तुम राजस्थान क्यों ना कहा? राजस्थान के एक सेठ गांधी जी के साथ एनी टाइम रहा करते थे, जमनालाल बजाज। कौन रहते? और गांधी जी ने बजाज जी को कहा कि सेठ जी अटैची जी पैक करो, राजस्थान जाओ आंदोलन करने के लिए। तो गांधी जी ने किसको भेज दिया आंदोलन के लिए? लिख लो। हाँ हाँ हाँ, वो पढ़ी है? नहीं तो थोड़ी थी, कितनी थी? और थी तो उस पर कर रहे थे, कहते किसने मना किया नहीं की? कब लिखवाया नहीं की? भाई मेरे पास 10 बीघा जमीन है, 10 में से 8 नॉन इरिगेटेड है, 9 है तो लेके बैठा हूं 2 बीघा। कैसे चल जाएगा? 10 में नहीं चलता भाई साहब। और क्या केवल रोटी खानी होती है? बाकी नागा घूमता आदमी। तू खाली रोटी खाया कर, बाकी जिंदाबाद आया कर देखे क्लास में। कपड़े मत पहनना कल से। लिखो, गांधी जी ने, ठीक समाजवादी आदमी है यार तू। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर लीडरशिप ऑफ मूवमेंट। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर लीडरशिप ऑफ मूवमेंट। जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। बजाज जी सेठ आदमी जी, यहाँ राजस्थान गर्मी पड़े भयंकर वाली, गर्मी के अंदर रहे तो 3 दिन के अंदर हालत खराब हो गई। बजाज जी ने किसानों के दिन बुलाया, किधर आओ सारे। और बुला कर थोड़ी दिल्ली एक मीटिंग है, थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब है, डॉक्टर से दवाई वही लेके आनी है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसानों का ना ना ऐसे नहीं जा सकते, गांधी जी ने भेजा है, हमारा आंदोलन करना पड़े। अरे कि रुको यार, मैं एक नया नेता तुम्हारे सामने उपस्थित करके जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश से एक लड़के को पकड़ के लाए, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? और कहा तुम्हारा नेता हरिभाऊ उपाध्याय है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हरिभाऊ उपाध्याय क्या पता इसको हिंदी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती? उस समय नेता होने के लिए हिंदी अंग्रेजी आनी जरूरी थी, क्योंकि भाई आप अंग्रेजों से जाके बातचीत करोगे, कांग्रेस वालों से जाके बातचीत करोगे, क्या पता इनको आती है कि नहीं आती। आपको तो आती है, विजय सिंह जी को आती थी। जमनालाल जी का डेमो दिखाते थे, हरिभाऊ सुना। हरिभाऊ ने पूरी सुना दी, टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हरिभाऊ ने कहा कि एप्लीकेशन पूरी, या हरिभाऊ ने कहा जरूरत पड़ेगी तो थ्रेश टिगर और हंग्री फॉक्स भी सुना सकता हूँ। तो अपने वालों ने मान लिया कि हमारा नेता कैसा हो, हरिभाऊ। बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। बजाज जी अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय इज लीडर ऑफ मूवमेंट। बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। बजाज जी अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय इज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय इज लीडर ऑफ मूवमेंट। किसको नेता नियुक्त किया? किसने? खो खो खेला है बच्चों ने? खो खो खेला होगा। खो खो में क्या होता था, अपने किसी के पीछे भागते थे और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते, दूसरी टीम वाले को। यदि वो अपने हाथ आ जाता तो ठीक, वरना अपने अपने साथी को कहते थे भाई खो, तू भाग इसको पकड़। उससे पकड़ा जाए तो ठीक, वरना अगले को कहता था खो। ऐसा ही कुछ होता था। किसानों ने गांधी जी का खो, गांधी जी ने बजाज को कहा खो, बजाज ने उपाध्याय को कहा, आंदोलन खो खो गया। ऐसे आंदोलन चलते हैं, ठीक बकवास मचा रखी है, वो उसको आगे बढ़ा के चला जाता है, उसको आगे बढ़ा के चला जाता है। फाइनली 1941 में, कब की बात है, मेवाड़ के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम था वी राघवाचारी। क्या नाम था?
एक साउथ इंडियन थे वी राघवाचारी या विजय राघवाचारी नाम करके एक साउथ इंडियन थे, ये मेवाड़ के पीएम बने। क्या बने मेवाड़ के? एक रेवेन्यू मिनिस्टर बने मोहन सिंह मेहता। क्या नाम था रेवेन्यू मिनिस्टर का? मोहन सिंह मेहता। इन्होंने किसानों को बुलाया और किसानों को बुला के कहा कि हाँ बताइए क्या समस्या है। कहा साहब जमीन दाब गया सामंत, जमीन तो दिलाओ वापस। तो कहा जमीनें भी दिला देंगे, टैक्स भी कम कर देंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि माणिकलाल वर्मा ये नहीं दिखने चाहिए। एक भी नेता को लेके आए तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप खुद आ जाओ, जमीनें ले जाओ। किसानों ने माणिकलाल वर्मा को जाकर, वर्मा जी थू हो जाओ यहाँ से, आसपास नहीं दिखने चाहिए हमें। चुपचाप किसान गए, सामंत ने बातें मान ली। 41 के अंदर सामंत और किसानों के बीच में क्या हो गया? समझौता। किसने करवाया? और मोहन सिंह मेहता। वी राघवाचारी कौन है? मेवाड़ के प्रधानमंत्री। ये है रेवेन्यू मिनिस्टर। राजस्व मंत्री कौन है? लिखो 41 लिखना, 44 नहीं 41। 1941 ईस्वी में इन 1941 एडी प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने प्राइम मिनिस्टर वी राघवाचारी एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने प्राइम मिनिस्टर वी राघवाचारी एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। किसानों के साथ समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। किसानों के साथ क्या करवाया? किस किसने? वी राघवाचारी और मोहन सिंह। किसानों के साथ में क्या करवा दिया? ये तो आंदोलन की सीधी सीधी बात है। पहले चरण में क्या बात है भी, दूसरे चरण में क्या बात है भी, तीसरे चरण में क्या, है ना? सीधा सीधा मूवमेंट आगे बढ़ा। बीच में कुछ जो लीकेज रह गए, कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिए तो हम अलग से लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि तिलक ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया था? फिर फाइनली कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हम राजाओं के राज में जाके आंदोलन तो नहीं करेंगे, पर राजा को समझा तो सकते हैं, राजा को बता तो सकते हैं भाई ये परेशानी, इस परेशानी से निपटा जाए। राजा हुआ करते अपने फतेह सिंह। राजा कौन थे? तो तिलक ने और गांधी जी ने दोनों ने फतेह सिंह को लेटर लिखे थे। किसको लेटर लिखे थे? तो कोई पूछेगा भाई कौन कौन से अपने कांग्रेस के नेताओं ने फतेह सिंह को लेटर लिखे थे बिजोलिया के बारे में, तो कौन कौन थे? तिलक और गांधी जी। याद रहेगी बात? लाइन चेंज करके लिखो। तीसरा चरण हो गया, एक लाइन छोड़ के लिख लो, अलग से कुछ पॉइंट बच गए वो अलग से लिख लेते हैं। लिखो तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। किस किसने लिखे बताओ देखिए? तिलक और गांधी जी ने दोनों ने किसको लेटर लिखे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लेटर लिखे थे। तिलक एक न्यूज़पेपर निकालते, उस न्यूज़पेपर का नाम था मराठा। क्या नाम था? इंग्लिश भाषा में एक न्यूज़पेपर आता, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो तिलक ने इस मराठा अखबार में बिजोलिया के पक्ष में एक लेख लिखा था, ताकि अंग्रेजों को पता चले कि भाई बिजोलिया में हालत खराब है। अखबार में आएगी तभी तो पता चलेगा बातों को। देखो अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, अपने मराठा समाचार पत्र में, मराठा इन्वाइटेड को नाम लिखना, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख। अखबार की बात आई तो एक कानपुर से अखबार निकलता था, प्रताप। कौन सा अखबार था? बिजोलिया आंदोलन को सबसे हिट करने वाला यदि कोई अखबार था तो अखबार कौन सा था? एक वीकली न्यूज़पेपर था। कैसा न्यूज़पेपर था? साप्ताहिक, 7 दिनों में एक बार आता, कानपुर से। कहां से आता? बहुत बड़े पत्रकार वे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे?
वो निकाला करते। तो गणेश शंकर विद्यार्थी वाला जो अखबार था ना प्रताप, इसने बिजोली आंदोलन को खूब हिट किया था। ये हर 7 दिन में छपता और हर 7 दिन में इसकी खबर छप जाती। मराठा वालों ने तो एक बार लेख लिख के छोड़ दिया, रेगुलर खबरें नहीं छपेगी तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी used to publish news about movement in his newspaper named प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी used to publish news about movement in his newspaper named प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। used to publish news about movement in his newspaper named प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। कौन से अखबार में, किस आंदोलन की खबरें? बिजोलिया। नीचे एक लाइन चेंज कर लिखो, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। कहां से प्रकाशित होता था? प्रेमचंद जी का नाम सुना है? प्रेमचंद जी का एक नोवेल है रंगभूमि। कौन सा नोवेल है? यदि आप प्रेमचंद जी का रंगभूमि पढ़ेंगे तो उसमें बार बार एक किसान आंदोलन का जिक्र आ रहा है। वो आंदोलन बिजोलिया है। आंदोलन कौन सा है? तो प्रेमचंद जी ने बिजोली आंदोलन पर कौन सा उपन्यास लिखा था? लिखो, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी। रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया आंदोलन पर आधारित था। वॉज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। वॉज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित था। वॉज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित था। लंबे जब आंदोलन चलते हैं ना, देख लो, बिजोलिया 1897 में शुरू हुआ था, 1941 में जाके समाप्त हुआ। 44 साल। कितने साल? लंबे आंदोलन चलते हैं तो जनता उकता आ जाती है, बीच में बोर होने लग जाती है, इसलिए कल्चरल एक्टिविटी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रंगारंग कार्यक्रम। इसलिए माणिक्यलाल वर्मा गीत सुनाया करते थे, पंछीड़ा। कौन सा गीत सुनाते? जब भी जनता खड़े होके जाने लगती, जनता बोर होने लगती, वर्मा जी खड़े हो जाते, खड़े होके क्या सुना देते? पंछीड़ा सुना देते। तो जनता बैठ जाती, अरे पंछीड़ा आ गया, पंछीड़ा। पर धीरे धीरे जनता को पंछीड़ा पूरा क्या हो गया, याद। इस बार वर्मा जी खड़े हुए तो लोगों ने कहा पंछीड़े के अलावा कुछ उड़ा दो, क्या बार बार पंछीड़ा। तो जनता फिर बोर होने लगे। तो फिर विजय सिंह पथिक एक नया गीत सीख के आए, पीड़ितों का पंछीड़ा। कौन सा सीख के आए? तो माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा है और विजय सिंह पथिक का गीत कौन सा है? पीड़ितों का पंछीड़ा। लिखो, माणिक्यलाल वर्मा का गीत और विजय सिंह पथिक का गीत। सॉन्ग ऑफ माणिक्यलाल वर्मा और सॉन्ग ऑफ विजय सिंह पथिक। पंछीड़ा तो किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा। पीड़ितों का पंछीड़ा किसने गाया? विजय सिंह पथिक। माणिक्यलाल वर्मा के गीत का नाम क्या है? पंछीड़ा। और पीड़ितों का पंछीड़ा किसने लिखा? ये दोनों भी लोगों को याद हो गए। फिर एक सिंगर लाना पड़ा भाई, भंवरलाल जी थे। भंवरलाल जी को लेके ये भी रस के कमर सुनाते। लिखो, भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स।
तो वर्मा जी का गीत कौन सा? पंछेड़ा। विजय सिंह जी का। और बाकी गीत किसने गाए? यहाँ एक जगह पड़ती थी जहां माणिकलाल वर्मा एक स्कूल चलाया करते थे, उमा जी का खेड़ा। कौन सी जगह थी? इसी में हेडिंग डालो, उमा जी का खेड़ा। उमा जी का खेड़ा। लिख लो, माणिकलाल वर्मा यहाँ एक स्कूल संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा रन ए स्कूल हियर। माणिकलाल वर्मा यहाँ एक स्कूल संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा ऑपरेटेड ए स्कूल हियर, रन ए स्कूल हियर। माणिकलाल वर्मा यहाँ एक स्कूल संचालित करते। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना है इसका। कि बिजोली आंदोलन के दौरान एक स्थान जहां पर माणिकलाल वर्मा स्कूल चलाते थे, कौन सी थी? ये बीच बीच में कोई सिंगल सिंगल फैक्ट जो अपने उधर आंदोलन में लिख नहीं पाए, वहां सीधी सीधी घटनाएं लिख रहे थे, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ। अब अपने नीचे लिखो, बिजोली आंदोलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। बिजोली आंदोलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। सीधा सीधा पहला तो ये कि राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन। इससे पहले राजस्थान में कोई भी इस प्रकार से संगठन बना के किसान आंदोलन कभी कोई इक्का दुक्का किसानों ने कर लिया तो अपने लेवल पे किया और वहीं का वहीं समाप्त हो गया। पहली बार संगठन बना के कोई आंदोलन हुआ तो वो कौन सा हुआ था? जो देख लो, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। 44 साल चला था। कितने साल चला था? और आप देख लो कहीं पे कोई फायरिंग नहीं है ना? हिंसक आंदोलन नहीं हुआ था, अहिंसक आंदोलन था। कैसा था? दुनिया का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। वरना इतने लंबे आंदोलन में एक आधा तो सलट ही जाता है। यहाँ इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं। लिखो, यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, नॉन वायलेंट मूवमेंट। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। जब तक बिजोलिया नहीं हुआ था ना अपने, तब तक अपना राजस्थान बाकी इंडिया से अलग थलग ही पड़ा था। बाकी इंडिया वालों का राजस्थान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। पर बिजोलिया वाले बार बार अमृतसर अधिवेशन में गए, नागपुर में गए, गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने बजाज जी को भेजा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हमारा राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। किससे जुड़ा? इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन से हमारा कोई भी लेना देना, पर अब कांग्रेस के अधिवेशनों में जा रहे थे तो हम भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर रुचि ले रहे थे। देखो, इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। दिस मूवमेंट कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। दिस मूवमेंट कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। फिर एक बार जब बिजोलिया से शुरुआत हो गई तो बाकी किसानों में भी जोश है। बाकियों को लगा जब बिजोलिया वाले आंदोलन कर सकते तो अपने क्यों नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि बाकी किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। दिस मूवमेंट वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। दिस मूवमेंट वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से सारे इसके बाद ही वे, तो सबकी प्रेरणा कहां से मिल रही है अपने को? बिजोली। एक और बड़ी जोरदार बात है इस आंदोलन में। होता क्या है, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, धन चाहिए। धन दो तरीके से आ सकता है, या तो किसान आपस में चंदा कर ले, या कोई बार मोटा सेठ पकड़े, मोटे सेठ को कह दे रहे चंदा। ये भी एक धन लेने का तरीका है। लेकिन बिजोलिया के किसानों ने बाहर से किसी भी प्रकार का चंदा ग्रहण, सारा का सारा चंदा उनका खुद का था।
क्योंकि यदि आप बाहर से चंदा ग्रहण करते हो ना, तो फिर सरकार को एक पॉइंट मिलता है आपके खिलाफ कि ये आंदोलन किसान नहीं चला रहे, बाहर के लोग चला रहे। कुछ लोग इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और वो पैसे देके किसानों को क्या करवा रहे हैं, आंदोलन। लेकिन अब सरकार के खिलाफ ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, इसलिए पूरे आंदोलन के दौरान सरकार कहीं फायरिंग, लाठीचार्ज कुछ नहीं कर पाई। अहिंसक तरीके से किसानों की बात। मोरल वैल्यू बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप उस स्टैंड के, मोरल स्टैंड के ऊपर खड़े रहते हो ना, तो अगला कोई भी आपके खिलाफ किसी प्रकार की कमी निकाल नहीं सकता। देखो, किसानों ने बाहरी धन ग्रहण नहीं किया था। फार्मर्स डिड नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम आउटसाइड। किसानों ने बाहरी धन ग्रहण नहीं किया था। फार्मर्स डिड नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम आउटसाइड। और ये रहना ही चाहिए। अक्सर कई बार होता है भाई, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है, भूतकाल हमें सिखाता है कि भविष्य में कैसे रहना है। भूतकाल हमें सिखाता है कि भविष्य में कैसे रहना। आज भी जब आंदोलन किए जाए, आप भी किसी आंदोलन के अंदर हिस्सा बने, तो हमेशा ध्यान रखें, बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा आना, यदि बाहर से चंदा ले लिया है आपने, तो और यदि आपके उसके पास सबूत नहीं है, सरकार 2 मिनट में आपका आंदोलन फेल कर देगी। सरकार 2 मिनट में आपसे हिसाब मांग लेगी, रुपए कहां से, और आपके पास उसका कोई भी जवाब। अब की बार जो अपना किसान आंदोलन चला था, इसके लंबा खींचने के पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि सरकार के इनपुट ये थे कि पैसा बाहर से आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, वो भेज रहे हैं। आ रहा था कि नहीं आ रहा था वो अलग बात, लेकिन सरकार का इनपुट ये था। दिल्ली में शाहीन बाग वाला जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने वो करके मर गए, जितना उन्होंने करना था उस शाहीन बाग में आंदोलन चला लिया। सरकार ने उनकी एक बात नहीं मानी। किसान आंदोलन में चलो लास्ट में सरकार कह तो गई कि चलो हम अपनी बातें मानते हैं, जांच करवाएंगे, उसमें तो बात भी नहीं मानी। कारण कि सरकार को उसमें भी लग रहा था कि पैसा बाहर से आ रहा है, आईएसआई फंडिंग कर रही है, और उस वजह से हमारे खिलाफ क्या किए जा रहे हैं, आंदोलन। सरकार को जैसे ही पता चलता है कि पैसा बाहर का है, पैसा आंदोलन में लगे हुए लोगों का नहीं है, सरकार हमेशा आपके खिलाफ एक्शन लेगी। लोग बिजोलिया वाले ये सिखाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन ये सिखाता है कि आंदोलनों के दौरान बाहर से पैसा लेना। वो तो मैं हमेशा याद करता हूं कि 2014 में मैं दिल्ली था उन दिनों में। दिल्ली में जो आईएएस के विद्यार्थी थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, सी सेट मूवमेंट। कौन सा चलाया? सी सेट मूवमेंट। जो आईएएस में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, तो पहले पेपर का पैटर्न ये हुआ करता था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते, एक पेपर होता सब्जेक्ट का, एक पेपर होता जीके। एक तो किसका? सब्जेक्ट, एक इसका जीके। सब्जेक्ट मतलब मेरे हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका फिजिक्स, आपका मेडिकल, जो आपको सब्जेक्ट लेना हो सब्जेक्ट ले लो। जीके के पेपर सबके क्या हो जाएगा? कॉमन। 2010 में सरकार ने इसमें कुछ चेंज किए और सरकार ने कहा कि सब्जेक्ट का पेपर खत्म किया जाता है, सब्जेक्ट का पेपर होगा ही नहीं। इसकी जगह पेपर होगा सी सेट। कौन सा पेपर होगा? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें कुछ हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। दोनों पेपर बराबर है, कोई सब्जेक्ट का पेपर है ही नहीं, वरना सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होते, अलग अलग मेरिट निकालनी पड़ती सरकार को। अब कहा एक ही, सब कुछ बराबर पेपर होंगे। अब 2011, 2012, 2013 3 पेपर इससे। जब इससे पेपर हुए तो स्टूडेंट को 2013 तक जाते जाते समझ में आई कि इससे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट सेलेक्ट गया। मुझे समझ में आई कि यार इस सी सेट वाले पेपर के अंदर वे बच्चे जो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़े होते हैं, अच्छी मेडिकल कॉलेजों से पढ़े होते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो ही पास होते हैं, बाकी अपने वाले पास ही नहीं होते। इसलिए 2013 में जब फाइनल रिजल्ट आया 2013 के आईएएस का, 2014 के अंदर फाइनल रिजल्ट आया, तब पता चला कि आईएएस की सीटें थी 1300। कितनी थी? उसमें नॉन इंग्लिश मीडियम पास हुए 55। 1250 इंग्लिश मीडियम है, 55 जो लोग पास हुए वो किसके पास हुए हैं? नॉन इंग्लिश मीडियम। और नॉन इंग्लिश मीडियम के अंदर भी देखा गया कि 26 हिंदी मीडियम है, बाकी वाले कोई 2 तमिल है, 2 तेलुगु, एक कन्नड़, एक मलयालम, एक पंजाबी, एक गुजराती, एक मराठी, ऐसे करके थे। हिंदी मीडियम केवल कितना था? 26। तो यार ये तो मार गया अपने को। ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट के अंदर अपने 26 पे आगे रह गए कि अपने से प्री पास नहीं हो रहा? क्यों भाई प्री पास क्यों नहीं हो रहा? 2 साल के रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसे आंकड़े भी देखे गए कि 2 पेपर होते कि भाई 200 नंबर का एक सी सेट का पेपर और 200 नंबर का एक जीके का पेपर, और दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उस साल एक बंदा को आईपीएस सेलेक्ट हुआ, उस बंदे के ये जो सी सेट वाला पेपर था, इस पेपर के अंदर नंबर आए थे 195-96 के आसपास। पूरा का पूरा पेपर ही फोड़ गया। और इधर उस बंदे के कोई नंबर थे, मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं पर इतने इसके आसपास के कोई आंकड़े थे, इधर उसके नंबर थे 31। मतलब जीके में उसको खाली 15 सवाल आ रहे थे, पर उधर उसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी, मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी तो सब कुछ ही कर गया। तो ये उसका मिला के पूरा आंकड़ा कितना हो रहा है? लगभग 226। इतने नंबर हो रहे हैं लगभग। उस साल कट ऑफ गई थी 223, प्री की कट ऑफ 223 गई, तो वो बंदा प्री पास कर गया, प्री पास करके मेंस दिया, मेंस देके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। 222वीं की तीसरी रैंक थी उसकी, वो आईपीएस बन गया।
अब एक कोई दूसरा हिंदी मीडियम का बंदा था जिसके इस पेपर में नंबर आया 110, कितने आए? बुरे थोड़ी है, 50% से ऊपर तो लेके जा ही रहा है, मैथ्स रीजनिंग आती है, इसमें भी उसके नंबर है 110। जीके में 55 सवाल सही, आईएएस वाले पेपर में 155 सवाल बहुत बड़ी चीज होती है। अब दोनों में मिला के नंबर कितने बने उसके? प्री फेल हो गया, तो कट ऑफ तो 223 है। इसका मतलब एक पेपर में नंबर आएंगे आपके, यदि इधर वाले पेपर में कोई नंबर लाने में कामयाब हो गया तो सिलेक्शन, आपके जीके वाला पेपर इसमें कोई भी मायने रखता? आपकी जीके कितनी भी अच्छे है, खूब अच्छी है, अगले 110 नंबर आए, पर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं थी, हालांकि खराब भी नहीं है आपकी, ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी आप सिस्टम से क्या हो गए? आउट। तो यूपी बिहार वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, क्यों? यूपी बिहार ये पूरा हिंदी मीडियम है, पूरा अपना नॉर्थ इंडिया हिंदी मीडियम पट्टी है लगभग, तो आंदोलन किया कि भाई ये सिस्टम खत्म किया जाए। और उनकी मुख्य मांग ये थी कि सी सेट वाला जो पेपर है ना, इसको क्वालिफाइंग कर दो। क्या कर दो? 33% लाने जरूरी है, जिनके 33% आएंगे उनका ही जीके का पेपर चेक होगा, पर मेरिट खाली एक पेपर पे बनेगी जीके, मेरिट का आधार वो नहीं होना चाहिए। हम हमारी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं, इंजीनियरिंग वाले की तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ी उसने पूरी जिंदगी, उसकी अच्छी है, तो हमारे साथ ये धोखाधड़ी क्यों की जाए? भयंकर आंदोलन था, मैं खुद था उस आंदोलन के अंदर, मतलब हमको 20-20 हजार स्टूडेंट सड़कों पे उतरे होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष, जिन जिन लोगों से मिलना था उन तमाम लोगों से मिले होंगे, भूख हड़ताल पे बैठे होंगे, धरने दिए होंगे, पुलिस ने लाठीचार्ज किए होंगे, जेलों के अंदर गए होंगे, 2 बार मैं गया जेल, है ना। तो आंदोलन में जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आंदोलन में जेल जबरदस्ती जाना पड़ता है, पुलिस नहीं लेके जाती, जाके कहते हैं लोग लोग गिरफ्तार करो, ताकि अगले दिन अखबार में आ सके इतने छात्र हुए गिरफ्तार। तो आंदोलनों में कई प्रकार की ऐसी चीजें करनी पड़ती है। तो आप वो सब कुछ करके देख लिया जितने आपको करना था, सरकार मरी नहीं मानी। अच्छा, हमें भरोसा इसलिए ज्यादा था सरकार पे क्योंकि बीजेपी की नई नई गवर्नमेंट आई थी 2014 में, और बीजेपी गवर्नमेंट को हमें लगता था यार ये तो हिंदी मीडियम की है, इनको तो खुद को अंग्रेजी किसी को नहीं आती, तो ये तो अपनी बातें मानेंगे। कांग्रेस में तो कपिल सिब्बल टाइप के लोग थे जो थे इंग्लिश मीडियम वाले, जिनको हिंदी नहीं आती थी, इसलिए लगा गए ऐसे नियम, ये तो अपनी बातें मानेंगे। लेकिन एक सिंगल बात नहीं मानी, उल्टा लाठीचार्ज कर कुरा के, धरने खत्म कर कुरा के भगाया हम सबको, भगे, कोई एक बात नहीं मानी जाएगी। हम अपना सा मुंह लेके वापस आ गए, नहीं हटा तो नहीं हटा। 2015 में सरकार ने बिना किसी आंदोलन के हमारी उसी मांग को मान लिया जो 2014 में हम मान रहे थे, और आज दिन तक वो पेपर क्वालिफाइंग है। अब तक वो सी सेट वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है इसका। अब उन दिनों में तो मई टाबर था, उस आंदोलन के अंदर था, हम सरकार को गालियां निकाल लिया करते, भाई सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर मैं जब थोड़ा समझने लगा चीजों को, तो अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा। आप जब अंदर होते हो तो एक पर्सपेक्टिव से देखते हो, आप जब बाहर आते हो तो 2 पर्सपेक्टिव होते हैं आपके पास। तब धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा क्या था कि 14 में सरकार नहीं मानी, 15 में मान गई। 14 में मानती सरकार की वाहवाही होती, सरकार को और लगता कि देखो बच्चों ने आंदोलन किया और सरकार ने कहा कांग्रेस ने गलती की थी, हम मान गए तुम्हारा। सरकार ने गालियां खाई फालतू में अपने से, 15 में सरकार बातें मान गई। तो धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आई कि सरकार के पास में इनपुट ये था कि ये जो आंदोलन है हिंदी मीडियम की कोचिंग वाले चला रहे हैं, ये सारा पैसा कोचिंग वाले दे रहे हैं। और बात तो सच्ची थी, पैसा तो हमें मिल रहा था वहां से, क्योंकि इतने लंबे आंदोलन के लिए हम तो पैसा कहां से लाते? हिंदी मीडियम की कोचिंग वाले दे रहे थे पैसा, और हिंदी मीडियम की कोचिंग वालों को पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोचिंग है 56 स्टूडेंट पास हुए, पूरे हिंदी मीडियम के 26, तो दुकानदारियां बंद हो रही थी हिंदी मीडियम वालों की। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि लो भाई इस प्रकार की चीजें की जानी चाहिए। तो सरकार को जैसे ही पता चला कि कोचिंग वाले आंदोलन चला रहे हैं, सरकार ने सिंगल बात नहीं मानी। अगले साल आंदोलन किया नहीं, सरकार को पता था बात तो सही, सरकार ने मानी। तो बिजोलिया बहुत कुछ सिखाता है, बिजोलिया सिखाता है कि आंदोलनों के अंदर बाहर से किसी भी प्रकार का चंदा ग्रहण आप नहीं ग्रहण किया था, इसलिए मॉरल स्टैंड इतना क्लियर था कि सरकार जल्दी से आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई, और सरकार को देर सवेरे आपके साथ समझौता करना ही पड़ा। आई बात समझे? तो ये बिजोलिया वाले किसान सिखाते हैं कभी भी बाहर से धन ग्रहण नहीं करना। तो आप भी आंदोलन करोगे, ध्यान रखोगे? चलो ठीक है। ये 5 बातें तो कितनी, 5 पॉइंट लिए, 4 5, ये 5 पॉइंट तो बेसिक बिजोलिया पे लागू होते हैं। आगे मैं 4-5 पॉइंट और लिखवाता हूं, वो तो आप कहीं चिपका देना। बिजोलिया पूछे तो बिजोलिया पे चिपका देना, कोई दूसरा पूछे तो दूसरे पे चिपका देना। लिखो, किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। आंदोलन ने किसान, ये लिखो, आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। मूवमेंट इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। मूवमेंट इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। मूवमेंट इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। ये हमेशा चिपकानी है बात, कोई आंदोलन हो उसके अंदर एक बात पक्की लिखनी है, राजनीतिक चेतना ही। मजदूर कर रहे थे तो मजदूरों का आंदोलन है, नीचे महत्व बताना, मजदूरों में राजनीतिक चेतना है।
स्टूडेंट का आंदोलन है, नीचे लिखो स्टूडेंट में राजनीतिक चेतना है। कि आंदोलन से और कुछ हो ना हो ये पक्का आता है कि लोग जागरूक तो होते हैं, चीजों का पता चलता है ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, एक बात हमेशा चिपकानी कि आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, भले ही नहीं लिया हो, देखो आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड वुमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड वुमेन एम्पावरमेंट। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ा। जैसे एक दो महिला के नाम लिख लो, आगे अपने महिलाएं अलग से पढ़ेंगे तब उनमें और पढ़ेंगे इनका क्या योगदान था। जैसे अंजना देवी, रमा देवी, कौन थी, क्या किया था, आगे पढ़ लेंगे। फ्रीडम फाइटर्स अलग से तो वापस पढ़ेंगे अपने पूरे, इनके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे इनका। अंजना देवी, रमा देवी, याद रहेगी। अच्छा, 1917 में रसिया में क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक। क्या नाम था? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई थी रसिया में। कहां पर हुई थी? कौन सी क्रांति? रशिया में राजा का राज हुआ करता, राजा को बोलते जार। क्या बोलते? और रशिया में एक जार था, उसका नाम था निकोलस सेकंड। क्या नाम था? और निकोलस सेकंड के खिलाफ वहां एक पार्टी बनती है, उस पार्टी का नाम है बोल्शेविक। पार्टी का नाम क्या है? इस पार्टी में ज्यादातर किसान और मजदूर थे। पार्टी में कौन थे? ज्यादातर किसान। और इन किसान मजदूरों ने आंदोलन किया, रशिया के राजा को पकड़ के मार दिया और रशिया पे कब्जा कर लिया। दुनिया में पहली बार कहीं पर राजा को मार के मजदूरों और किसानों की सरकार आई थी, वो देश है रूस। वो देश कौन सा है? वो पार्टी जिसने ये कांड कर दिया था वो पार्टी कौन सी है? इसलिए इस क्रांति का नाम ही क्या पड़ा? बोल्शेविक। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया के किसानों और मजदूरों को लगेगा कि जब रशिया में किसान और मजदूर राजा को मार के अपनी बात मनवा सकते हैं तो अपने मारे नहीं पर बातें तो बनवाए। तो दुनिया में जितने आंदोलन 1917 के बाद में हुए उनमें आप सब में लिख सकते हो बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? और आप अपने भी नोटिस करेंगे, अपने भी कह सकते हैं साहब हमारे 1917 में बन रहा है ऊपर माल पंच बोर्ड, अपने भी किसानों में जागृति उसी साल ज्यादा आ रही है। देखो, यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। दिस मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। दिस मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित। हालांकि किसानों का आंदोलन था, पर अपने राजस्थान के अंदर के राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था? समर्थन। देखो, राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। जैसे संगठन का नाम लिखो, राजपूताना मध्य भारत सभा, एक जो मैडम आप अभी नाम ले रहे थे राजस्थान सेवा संघ, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राजपूताना मध्य भारत सभा, और इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से, हम संगठन एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। और राजस्थान सेवा संघ, समझ में आई बात? तो नीचे वाले चार तो कहीं चिपकाना। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे, महिलाओं ने भाग लिया था, राजनीतिक चेतना का संचार किया था, और राजनीतिक संगठनों का क्या मिला था? सहयोग। ऊपर वाली पांच बातें स्पेसिफिक बिजोलिया की, वो तो लिखनी है, पहले वही लिखनी है हमेशा। वो कौन कौन सी है? राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, बाहर से चंदा प्राप्त नहीं किया था, राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा था। एक और क्या बात लिखी? हाँ, अन्य किसान आंदोलन किसका काम किया था? प्रेरणा। अन्य लिखो, अगला लिखो, बेगू। बेगू किसान आंदोलन है, बेगू आंदोलन।
बिजोलिया, दूसरा कौन सा आ गया, बेगू। बेगू मूवमेंट। कौन सा आंदोलन है? जैसे हमने बिजोलिया के बारे में पढ़ा कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का कैसा ठिकाना था, प्रथम श्रेणी। एग्जैक्टली सेम बेगू भी मेवाड़ रियासत कैसा ठिकाना था, प्रथम श्रेणी। बिजोलिया कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। बेगू पड़ता है चित्तौड़गढ़। कहां पड़ता है, लिखो। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, कोष्टक में चित्तौड़ लिख लेना। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया और बेगू दोनों एडजॉइनिंग इलाके थे, एकदम नजदीक नजदीक लगते थे। तो बिजोलिया में कौन से किसान थे, धाकड़। तो बेगू वाले किसान भी कौन से थे, धाकड़। इधर वाले धाकड़ों ने क्या, तो उधर वाले धाकड़ों का, हम कौन से कम धाकड़ है, हम भी करेंगे। तो 1921 में बेगू वाले धाकड़ों ने भी क्या कर दिया, आंदोलन। लिखो 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जगह अपने एक मेनाल है ना, आगे पढ़ेंगे आप, जोग्राफी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मंदिर मंदिर बने हुए थे। एक मंदिर है यहाँ पे भेरू कुंड। कौन सा कुंड बना हुआ है, भेरू कुंड नाम की एक जगह बनी हुई। इस भेरू कुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ। सुनो, देखो एक बात और सुनो। पहले क्या, अपने जितने आंदोलन आगे आप नोटिस भी करेंगे, जितने आंदोलन शुरू हुए या तो कोई त्योहार के दिन शुरू हुए या कोई मंदिर वाली जगह से शुरू हुए। क्योंकि आज तो क्या, लोगों को इकट्ठा करना बहुत सरल है। कि भाई मैं कहूं कि मुझे भाई 1000 लोगों को इकट्ठा करना है, तो मैं फोन पे इकट्ठा कर सकता हूं, मैं अखबार में न्यूज दे के कर सकता हूं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता हूं, मैं रेडियो पे कहलवा सकता हूं। आप सोचो, जब अखबार भी नहीं थे, रेडियो भी नहीं था, फोन भी नहीं थे, लोग इकट्ठे कैसे होंगे। तो फिर लोगों को इकट्ठा करने का तरीका था त्योहार। देखो त्योहार पे लोग अपने आप इकट्ठे होते, मेले में लोग अपने आप इकट्ठे होते, नेता वहां जाते, फिर कहते भाई इकट्ठे तो ही रखे, अपने आंदोलन करेंगे। ये मंदिर है भेरूकुंड, तो मेनाल की भेरूकुंड नाम की जगह से कौन सा आंदोलन शुरू हो रहा है। यह आंदोलन मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरूकुंड ऑफ मेनाल। यह आंदोलन मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। वहीं बेगू में जगह ठिकाने के अंदर मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरूकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ बताओ, देखिए मेनाल के भेरूकुंड नाम की जगह से आंदोलन। कौन सा, बेगू। कौन से किसानों द्वारा, अच्छा। बिजोलिया में आंदोलन कौन कर रहे थे, विजय सिंह जी। तो इन्होंने विजय सिंह जी को हमारे इधर भी आके आंदोलन करो। विजय सिंह जी ने कहा मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ रामनारायण चौधरी को। किसको भेजता हूँ, तो नेता कौन थे इनके, रामनारायण चौधरी। लिखो नेता रामनारायण चौधरी। नेता रामनारायण चौधरी। कौन है नेता इसके, रामनारायण चौधरी। कारण लिख लो, आंदोलन के कारण क्या थे, कॉजेज ऑफ मूवमेंट, आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे, यहाँ पे 53 प्रकार के कर। लिखो टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स, 53 प्रकार के कर। किसान आंदोलनों की समस्या एक जैसी होती है जी सबकी। 53 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। उधर भू राजस्व ज्यादा था, हमेशा भू राजस्व ज्यादा होगा तभी तो आंदोलन करेंगे। तो यहाँ भी लिख लो अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। लेने का तरीका वही सब जगह लाटा कुंता लगता ही था। लिखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। बिना पैसे दिए काम यहां भी करवा ही रहे थे। लिखो बेगार, बेगार। घिसी पिटी चीजें लिखनी होती है हिस्ट्री में सब जगह। कितने प्रकार के कर, भू राजस्व, लेने का तरीका,
बिना पैसे दिए काम करवाना। जैसे आंदोलन शुरू हुआ, बेगू में एक सामंत हुआ करते, उनका नाम था अनूप सिंह चुंडावत। क्या नाम था? अनूप सिंह चुंडावत नाम करके एक सामंत। और इनको पता चला कि यार किसानों ने अपने खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन। और इनको पता चला यार आंदोलन करवा रहे हैं आजकल विजय सिंह जी। कौन करवा रहे हैं? तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को कहा कि विजय सिंह जी यार ये क्या पंगा करवा दिया हमारे खिलाफ। विजय सिंह जी ने कहा भाई वो तो अब इते इते कर लोगे, लाटे कुंते लगाओगे, भू राजस्व की रेट कम करोगे, नहीं बिना पैसे दिए काम करवाओगे, लोग आज नहीं तो कल आंदोलन तो करेंगे। अरे कि मैं तो सारी बात मान लूंगा, समझौता करवाओ। तो विजय सिंह जी ने किसानों और अनूप सिंह के बीच में क्या करवा दिया, समझौता। ये समझौता अजमेर में हुआ। कहां पर हुआ? लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी। 1922 ईस्वी में, 1922 एडी। अजमेर में एट अजमेर, अजमेर में एट अजमेर, विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बेगू। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बेगू। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। पूछा भाई किसानों को क्या दिक्कत है? किसानों ने कहा भाई एक तो हमारे पे टैक्स ज्यादा लगते हैं, कि ठीक है कम कर देंगे भाई तुम्हारे टैक्स। और बताओ कि लैंड रेवेन्यू की रेट ज्यादा है, कि वो भी घटा लेंगे अपने। और बताओ कि आप लाटे कौन लगाते हो, कि साहब जमीन नाप लेंगे। और बताओ बेकार लेते हो, नहीं लूंगा आज। और बताओ, किसान का और तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, राजी राजी तुम अपने और मैं। ये बात पता चली रियासत को। किसको पता चली? राजा को पता चली। राजा कौन थे मेवाड़ में? फतेह सिंह जी। पर इस समझौते से थोड़े दिन पहले फतेह सिंह से अधिकार छीन के उनके बेटे को दे दिए गए थे, भोपाल सिंह। किसको दे दिए? फतेह सिंह की और अंग्रेजों की ज्यादा आपस में बनती नहीं थी। तो अंग्रेजों को लगा कि यार फतेह सिंह जी तो अपनी बातें तो मानते हैं नहीं। तो फतेह सिंह जी को आगे आप तो बूढ़े हो गए, और फतेह सिंह जी के बेटे थे, उनका नाम क्या था? भोपाल सिंह। तो भोपाल सिंह जी को आगे आप ये अधिकार अपने पास ले लो। तो अधिकार किसके पास में थे? भोपाल सिंह। ट्रेंच लैंड सेटलमेंट ऑफिसर था, पढ़ा था हमने। और ट्रेंच ने भोपाल सिंह जी का कि भोपाल सिंह जी एक समाचार सुनिएगा। देख रहे हो विनोद क्या क्या चल रहा है आजकल? क्या समाचार? कौन से समाचार? कि ये नहीं सुना आपने, किसानों ने और बेगम वालों के बीच में समझौता हो गया। कि हाँ यार उनका कोई पंगा था, आपस में समझौता कर लिया। अरे कि साहब मतलब अपने स्तर पे समझौता, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। रियासत राजा की, और राजा को तो पूछ ही नहीं रहे कोई। और सर आज तो समझौता किया है, कल को क्रांति करेंगे। आज तो समझौते के लिए झुकाया है, कल को वो कहेंगे हम सामंत को हटाएंगे। अगले को सामंत को हटा के वो कहेंगे राजा को हटाएंगे, और वो कहेंगे राजा को हटा के मारेंगे हम। ऐसे थोड़ी होता, मार थोड़ी सकते हैं साहब। रूस में मार दिया, बोल्शेविक क्रांति भी है, तो ये वैसा ही समझौता लग रहा है मुझे, बोल्शेविक समझौता है। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए? आप स्वीकार ही मत करो, आपका तो इस समझौते को मैं स्वीकार, मैं ऐसा कोई समझौता लागू नहीं होने दूंगा, पहले मेरे से आगे बात करो। तो ट्रेंच ने इसको कौन सा समझौता कहा? बोल्शेविक समझौता। और मेवाड़ रियासत ने समझौते को स्वीकार, उल्टा है। बिजोलिया में रियासत कर रही थी, सामंत मना कर रहा था। यहाँ पे सामंत समझौता कर रहा है, मना कौन कर रहा है? अनूप सिंह को तो गिरफ्तार ही कर लिया था। अनूप सिंह को गिरफ्तार किया गया, और बेगू का जो प्रशासन था वो एक बंदे को सौंप दिया गया, अमृतलाल। किसको सौंप दिया? लिखो, मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड।
तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू, तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को बेगू का क्या बना दिया गया? प्रशासक। कि प्रशासन कौन संभालेगा आज के बाद बेगू का? अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। बेगू का क्या बना दिया गया? गांव में क्या है, एक महिला अपने पड़ोस से छाछ मांगने गई। क्या मांगने गई? छाछ। छाछ समझते हो ना? होता है क्या, अक्सर अपने जब गाय वाय दूध नहीं देती तो पड़ोस से छाछ मांग के लिए, छाछ के तो कोई पैसे भी नहीं देता गांव के अंदर, तो वो छाछ मांगने गई। तो पड़ोसन से, पड़ोस की बीननी घर पे थी, बीननी जागा, बीननी हमारे गाय भैंस दूध नहीं दे रही, छाछ दो थोड़ी। तो बीननी ने कहा आज हमने बिलोना नहीं किया। बिलोना समझते हो? तो आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ है। आप किसी के घर से कुछ मांगने जाओ और यदि उनके पास नहीं है, वो मना कर दे, तो वापस आओगे? तो बेचारी महिला वापस जा रही थी। तो जिस घर में वो छाछ मांगने गई थी उस घर की सासू मिल गई। तो सासू ने पूछा, कहाँ जाके? उसने कहा आपके घर पे गई थी। किस लिए गई थी? कि छाछ लेने गई थी। क्या हुआ? कि आपकी बीननी ने मना कर दिया कि आज हमारे छाछ है। उसने कहा अच्छा, बीननी ने मना कर दिया, वापस चलो। अच्छा, ये सेंटेंस क्या बताता है कि इसका मतलब छाछ है, बीननी झूठी है, और बीननी ने झूठ मूठ में मना कर दिया। वो वापस लेके उसको, उसका बर्तन लिया, रसोई में गई, वापस लेके बर्तन, खाली बर्तन उस महिला को दिया और कहा आज हमने बिलोना नहीं किया, हमारे छाछ नहीं। तो उस बेचारी पड़ोसन ने कहा कि ये बात तुम्हारी बीननी ने कह दी थी, तुम्हारी बीननी ने मना कर दिया था, तो तू मेरे को वहां से वापस क्यों लेके गई? बीननी को मना करना ली, मना मैं कर सकूं? मना करने का अधिकार अभी तक बीननी के पास है। बस मेवाड़ का राजा सेम है कि बेगू का सामंत कौन होता है? समझौता करने वाला। समझौता मैं करूंगा। इस चक्कर में समझौता कैंसिल कर गए और इस समझौते को क्या कर दिया उन्होंने? बोल से कल पढ़ेंगे बाकी।